नमस्कार, हमारे साथ हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल साहब। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सबसे लंबा कार्यकाल उस तत्कालीन पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो गया है। लेकिन इस 12 साल में बीजेपी ने और बीजेपी की सरकार ने एक लंबा सफ़र तय किया है। इस सफ़र में कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे, क्या इस सरकार ने अचीव किया है जो जनता के बीच सीधे ट्रांसफ़र हुआ है, या अभी भी कहां पर कुछ कमी रह गई है जो आने वाले वर्षों में पूरे करने की उनके मन में ललक है। बात करेंगे सी.आर. पाटिल साहब से। सी.आर. पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, हर घर तक नल से जल पहुँचाना। ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि लोग अभी भी अपने घरों से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर सर पे मटका लेके, बाल्टी लेके पानी लेने जाते हैं। उस मिथक को तोड़ना कि पानी गांव में घर पर तभी उपलब्ध हो सकता है, या तो हैंडपंप लगाओ या फिर सबमर्सिबल लगाओ, आपके घर में नल पहुंच जाएगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्या ये योजना अपने लक्ष्य को कब हासिल कर पाएगी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब 2019 में ये सोचा कि महिलाओं को जिस तरह से आपने बताया उस तरह से उनको कई किलोमीटर तक पानी के लिए जाना पड़ता था और बोझ उठा के आना पड़ता था, उसमें से उसको मुक्ति दिलानी चाहिए। और इसीलिए ये नल से जल की योजना बनी और आज तक करीब 16 करोड़ घरों में पानी दिया जा चुका है। बाकी जो 3 करोड़ घर बाकी है वो भी 2028 तक उसको भी काम पूरा कर दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर को निर्देश देते हुए 1.50 लाख करोड़ रुपया उन्होंने उस पर सैंक्शन कर दिया। तो ये बताता है कि उनको लगता है कि ये महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये योजना बनने के कारण WHO का जो रिपोर्ट कहता है कि क्या फ़ायदा हुआ। 9 करोड़ महिला पानी के लिए दूर तक जाती थी, आज उन्हें घर में पानी मिल रहा है। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज़ पानी लाने ले जाने में लगते थे। वो समय उनका बचा है जो अपने आर्थिक उपार्जन के लिए, अपना फैमिली के लिए वो समय वो खर्च कर सकती है। और पानी क्वालिटी का पानी मिला। पहले तो जहाँ से भी जो भी क्वालिटी का पानी मिलता था वो लेके आते थे। आज पूरी क्वांटिटी के साथ, क्वालिटी के साथ पानी उनके घर में आया है। और उससे भी बढ़कर कह सकते हैं कि 25 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। और उनको गांव में, उनके घर में या गांव में आने वाला पानी, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कैसे चेक किया जाए, उसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई है और उसको किट भी दी गई है। तो वो पानी चेक कर सकती है। अपने फैमिली में जाने वाला पानी कैसा है वो खुद महिला चेक करेगी, तभी वो देगी। ये अपने आप में कोई सरकार अगर कोई भी योजना बनाता है और योजना के बारे में इतना विश्वासपूर्ण कह सकता है कि आप चेक कर लो कैसा आता है, किट भी दे दिया, ट्रेनिंग भी दे दी। ये भी योजना, ऐसी योजना भी पूरे देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने बनाई है। जी, लेकिन हमने देखा सी.आर. पाटिल साहब के शहरों में जो जल संकट है वो गर्मियों के समय खड़ा हो जाता है, लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है। ऐसी सूरत में जब शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में लोग जो है वो टैंकर से पानी पर निर्भर हो जाते हैं, गांव में हर घर में जल कैसे पहुंचा पाएंगे? लाइन तो बिछी आएगी, नल तो लग जाएगा, जल कैसे आएगा? जहाँ भी सोर्स है वहाँ से पानी लेकर, मान लो ग्राउंड वाटर से पानी मिलता है तो ग्राउंड वाटर से, और नहीं मिला तो सरफेस वाटर जहाँ से मिलता है वहाँ तक के पाइपलाइन डाल के ये सबके घर में पानी पहुँचाने का काम किया गया। ग्राउंड वाटर जो उन्होंने लिया तो कई जगह पर ऐसा हुआ कि सोर्स कम पड़ा, दिसंबर जनवरी तक पानी ख़त्म हो गया, तो बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसके लिए हमने स्टेट को भी कहा है कि स्टेट अपने पैसे से बाकी का काम पूरा करे, उसको सरफेस वाटर की व्यवस्था करे। और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो कल्पना है, वो योजना है, उस योजना के आधार पर जहाँ सोर्स कम पड़ता है वहाँ पर वो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसको पानी का सोर्स कम नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से सभी योजनाओं को जोड़ते हुए ये काम जो चल रहा है,
तो पहले सोर्स की जो कंप्लेंट आती थी, आज वो कंप्लेंट कम हो गई है, लोगों को पानी मिल रहा है। हमने जल अर्पण करके कॉन्ट्रैक्टर 15 दिन तक अपने गांव में वहाँ पर पानी देगा और सोर्स से लेकर टंकी से लेकर घर तक वो पानी पहुँचाएगा, तभी उसको पेमेंट करेंगे। इस तरह से हमने एक सिस्टम बनाई। आपने एक योजना शुरू की थी कैच द रेन, और उस योजना में ये था कि जो बारिश का पानी है आप उसको वापस भूमि के अंदर डालें ताकि जो वाटर लेवल है वो रिचार्ज हो जाए। अभी तक कितनी जगहों पर ये योजना ज़मीन पर उतरी है और कितने ऐसे पॉइंट हैं यहाँ पर जो रेन का वाटर है, वो जो बारिश का पानी है वो वापस रिचार्ज होने के लिए ज़मीन में जा पा रहा है? देखिए, 6 सितंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए, और साथ में ये भी कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए काम होना चाहिए, लोगों ने पानी के लिए सहयोग करना चाहिए। और ये उनका आह्वान, उसको जो प्रतिसाद मिला कि हमारा टारगेट, पहला टारगेट था कि 31 मई 2025 तक हम 10 लाख स्ट्रक्चर बनाएंगे, मगर 27,50,000 स्ट्रक्चर हम बना पाए। उसके बाद हमारा टारगेट था कि हम 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसके अंदर सरकार का कोई पैसा नहीं है। मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने हैं। बाकी लोगों ने CSR फंड में से, अपने पैसे से, कोई संस्थाओं ने इस तरह से बनाया, जो स्ट्रक्चर बने हैं, अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ है। 27.5 लाख जो स्ट्रक्चर बने थे उस टाइम, जो हमने जो एक रिपोर्ट निकलवाया था महुआ मंत्रालय से, तो उसके अंदर 2.4 BCM बारिश का पानी वो ज़मीन में उतरा था। आज उससे करीब 6 गुना काम स्ट्रक्चर का हुआ है, बड़ा भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम 10 से 12 BCM पानी ज़मीन में इस साल में उतार पाएंगे और हर साल उसको और भी करेंगे। हमने इस बार भी टारगेट लिया है कि 31 मई 2027 तक हम नए और 2 करोड़ के स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये टारगेट लेके हम चल रहे हैं। जी, आपके मंत्रालय के पास एक बहुत अहम योजना है। जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आतंकी कार्रवाई की पहलगाम में, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो जल स्रोत थे उनको काटने की बात भी कही गई। उसमें एक सिंधु जल समझौता बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, सिंधु नदी पर है। भारत सरकार ने घोषणा की कि अब हम पानी यहाँ का सिंधु का पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, हमारे इलाके से नदी गुजरती है, हम इसको रोकेंगे। कब तक ये पूरी तरह से ज़मीन पर उतर जाएगा कि सिंधु का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाए? देखिए, माननीय मोदी साहब की सरकार ने जो TT थी उसको एवरेंस पे रख दिया है। ये पानी को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंदर जो अभी तक वहाँ जल संचय की व्यवस्था नहीं थी, और डाइवर्ट करने की भी भौगोलिक स्थिति में थोड़ी मुश्किल है। मगर मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा आपको कि हम 1.5 से 2 साल के अंदर पूरा पानी डाइवर्ट कर देंगे। उसके पहले भी हमने थोड़ा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है और ये काम बहुत जल्दी होगा। इसके कारण कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जो पानी की कमी है वो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। जी, तो आज हम जब 8 जून 2026 को बात कर रहे हैं और आप 2 साल का वक्त ले रहे हैं, तो 8 जून 2028 में सिंधु का पानी पाकिस्तान पूरी तरह से जाना बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा, एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान प्यासा मरेगा और साथ में हथियार भी छोड़ देगा? वो हम तो, हमारे अधिकार का पानी है, हमारे लोगों को चाहिए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब चाहते हैं कि जहाँ हमारे यहाँ किल्लत है वहाँ पर पानी पहुँचना चाहिए। तो इस खबर से तो अब पाकिस्तान में खलबली मची आएगी कि 8 जून 2026 के बाद सिंधु का पानी जाना पाकिस्तान में बंद हो जाएगा। 28 के बाद जी, 8 जून 2028 जी, तो पाकिस्तान में तो ज़बरदस्त खलबली मचने वाली है। जी जी, लोग आपके पोस्टर बैनर लेके सड़कों पे निकल आएंगे कि यही सबसे बड़ा उनका काम करें, हम हमारा काम करते हैं। जी, जो हमारे यहाँ गंगा नदी है या बाकी नदियाँ, उसके अंदर पानी कम हो रहा था, उसके अंदर लोगों ने डस्टबिन बना के रख दिया था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने नमामि गंगे की योजना बनाते हुए
पूरी नदी को साफ करने के 5 राज्यों से प्रसार होने वाली ये नदियों को साफ करने का एक बीड़ा उठाया, उन्होंने योजना बनाई और उसके ऊपर काम हो रहा है। 211 एसटीपी के साथ गंगा नदी पर काम कर रहे हैं और कोई भी ट्रीटेड वाटर ही नदी में जाए उसके लिए वो पूरी कोशिश उनकी चल रही है। मैं मानता हूँ कि आने वाले 1-2 साल के अंदर ही जितने भी नाले टैप करने बाकी है उसको भी टैप कर दिए जाएंगे, तो कोई भी गंदा पानी सीधा नदी में नहीं जाएगा। आप देखेंगे पीकेसी, पार्वती और सिंधु और चंबल, तो जो तीनों नदियों को भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के सब जोड़ा जा रहा है। पीकेसी की जो योजना है, काली सिंध जो नदी है, वो तीनों नदियों का पानी वो राजस्थान को मिले उसके लिए एमओयू हो गए हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। वो भी आने वाले दिनों में राजस्थान को पानी की किल्लत उसकी कम हो जाएगी। हज़ारों करोड़ रुपया यमुना में बह गया, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई। यमुना कब स्वच्छ हो जाएंगी, कोई डेडलाइन आप दे सकते हैं? आज ही माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब ने मीटिंग बुलाई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी पहले ही मीटिंग बुला के निर्देश दिए हुए हैं। और आज की मीटिंग में जिस तरह से श्री अमित भाई शाह साहब ने बताया कि जिसको जिसको अलग अलग जवाबदारी दी है उसको 28 जनवरी तक ये नदी यमुना स्वच्छ हो जाए, ऐसा टारगेट उन्होंने तय कर दिया है। मतलब जनवरी 2028। एक बात ये भी चल रही है पाटिल साहब कि एआई की वजह से आपका जो डेटा है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो नए नए ऐप आ रहे हैं वो आपके किसी भी डेटा को तुरंत एक्सेस कर लेते हैं, उसके आगे फायरवॉल भी नाकामयाब हो जाती है। तो एंटी एआई डेवलप करने की बात कही जा रही है, ताकि जो डेटा है आम नागरिक का वो सरकार के पास जो है उसको किसी भी तरह से सरकार के अतिरिक्त कोई एक्सेस नहीं कर पाए। क्या इस पर सरकार कुछ सीरियस गंभीरता से विचार कर रही है? नहीं, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, वो अपना डेटा कोई चोरी कर जाए न करे उसकी पूरी व्यवस्था करते ही है। तो सभी जगह उन्होंने व्यवस्था की होगी। आजकल जिस तरह से डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरह से लोग काम करते हैं उसके लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है, बहुत सावधानी रखकर काम करना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि डेटा जरूर किसी के हाथ में नहीं जाएगा कि जो उसका मिसयूज करेगा। जी, अगले साल से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की घोषणा की है कि जो नीट की परीक्षा होगी वो कंप्यूटर पे होगी। अभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि एआई की मदद से वो सिस्टम भी हैक ना हो जाए? देखिए, कोशिश तो सब लोग करेंगे, मगर हम पूरी अगर सावधानी रखेंगे तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये बात कही होगी। आजकल एक सोशल मीडिया पर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा बज़ है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रदर्शन भी किया, शिक्षा मंत्री के वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तमाम पेपर्स में लीक, सीबीएसई की नाकामी, इस सब को लेकर। आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पर सीजेपी पार्टी खड़ी हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि धीरे धीरे ये मूवमेंट बड़ा हो सकता है? देखो कोई भी मूवमेंट नुकसान कर सकता है और कितना कर सकता है वो भी एक सोचना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है उसका कोई बेस ही नहीं है, उसकी कोई विचारधारा भी नहीं है, उनके कोई फॉलोअर भी नहीं है। तो ये इनको जो कोई युवाओं को मन में थोड़ी क्या ना नेगेटिविटी होगी। 22 मिलियन फॉलोअर हैं साहब उनके सोशल मीडिया पेज पर, 22 मिलियन, करीब 2.25 करोड़। नहीं हो सकता है ना, मगर आप उसमें देखिए कि इंडिया के कितने हैं, पाकिस्तान के कितने हैं, चाइना से कितने हैं, बाकी अलग अलग देशों से कितने हैं, वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जानबूझकर मोदी साहब की सरकार को डैमेज करने की कोशिश करने के लिए वो किया है। आप बिजनेस सेक्टर को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है, ऐसा प्रदेश है जिसके पास अपना पोर्ट है, व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है पश्चिम बंगाल। कोलकाता एक समय ग्रोथ इंजन था भारत का, बाद में वो ग्रोथ इंजन शिफ्ट हो गया मुंबई में। अब क्या दोनों तरफ के ग्रोथ इंजन एक साथ चल पड़ेंगे, और चलेंगे तो क्यों पड़ेंगे?
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने और अमित भाई शाह साहब ने बंगाल के इलेक्शन के टाइम में बंगाल के लोगों को पहले से कहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण करेंगे, जो बांग्लादेशी है उसको बाहर निकालेंगे और बाकी भी जो गुनहगार हैं उनको बख्शेंगे नहीं। आज आप देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस तरह से निर्देश दिए हुए थे या जहाँ प्रॉमिस किए हुए थे उसको पूरी तरह से कोई भी अब बंगाली मिलता है वो खुश है। उनको लगता था कि हम 15 साल से टीएमसी के बैन में थे, उसके बंधन में थे और उसके पहले लेफ्ट वाले के बंधन में थे। आज उनको फ्रीडम मिला है, पहली बार वो आज़ाद हुए हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो ये मोदी साहब की जो लोकप्रियता है, उनका जो काम करने से लोगों को जो संतोष है, वही इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार क्यों चुनते हैं? 3 बार चुन लिया, राज्यों में भी सरकार चुन रही है। आप तो ज़मीन पे जाते हैं, लोगों की नब्ज़ टटोलते हैं, डेटा भी आप पकड़ते हैं, क्यों बार बार चुनते हैं? 1 2 3 अगर मैं कारण देखो, पहला तो है कि मोदी साहब में उनको विश्वास है कि मोदी साहब कोई भी करप्शन भरोसा नहीं करने देंगे। दूसरी बात यह है कि वो बहुत दूर के सोचते हैं, तो उनको पता है कि देश के लोगों को क्या चाहिए और उसके लिए वो काम करते हैं। तीसरा महत्व का मुद्दा है कि देश में युवा हो, महिला हो, सीनियर सिटीजन हो, कोई भी जेंडर हो या कोई अलग अलग सेक्टर के लोग हो, कोई इंडस्ट्री हो, किसान हो, मछुआरे हो, हर लोगों के लिए उन्होंने योजना बनाई है। इतने लोगों के लिए योजना बनाना ये पहली बार हुआ है और उसके अंदर भी सिचुएशन पे जाने के लिए 100% लोगों को, लाभार्थी को लाभ मिलना चाहिए, ऐसा उनका आग्रह होता है, उसके लिए काम भी करते हैं। तो इसी के कारण मोदी साहब जो प्रति लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, जो भाव के साथ जो जुड़े हुए हैं, इसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि मोदी साहब चौथी बार भी सरकार बनाएंगे, 5 साल भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया CR पाटिल साहब आपका। आपने NDTV के लिए वक्त निकाला, विस्तार से बात की। 12 साल आपकी सरकार में पूरे हुए हैं, भविष्य में और लंबे समय तक के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।